1922 में यूक्रेन ने ऑफिशियली तौर पर यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया और जब सोवियत यूनियन 1991 में टूटी तो ये रूस और मजीद 15 ममालिक में तकसीम हुई। उन 15 ममालिक में यूक्रेन, कागिस्तान, ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान वगैरह जैसे ममालिक शामिल हैं। और सोवियत यूनियन का जो टोटल एरिया है उस जमीन का 70% अभी भी रूस के पास है और 30% बाकी 15 ममालिक के पास है और उन 15 ममालिक में से यूक्रेन सबसे बड़ा मुल्क है। फिर यूक्रेन में 1991 में ही एक रेफरेंडम हुआ और उस रेफरेंडम का क्वेश्चन था कि डू यू सपोर्ट द एक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन, कि क्या आप यूक्रेन की आज़ादी का जो एक्ट है उसको सपोर्ट करते हो। तो इसके जवाब में वहां की 82% पॉपुलेशन जिसमें 32 मिलियन लोग शामिल थे उन्होंने वोट किया और 32 मिलियन लोगों में से 92.3% लोगों ने इस रेफरेंडम को यस में वोट किया। इस तरह 1991 में ही यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलहदा हो गया था और उसी साल वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे। अब जब यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलहदा हो गया तो यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क था। इनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे, वॉरहेड्स थे और कैपेसिटी थी कि वो मजीद न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हुआ उन वेपन्स का, कहां गए यूक्रेन के न्यूक्लियर वेपन्स। तो आइए इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि जब भी कोई कंट्री आज़ाद होता है तो उसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे अभी हमारे सामने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो तालिबान की पूरी कोशिश है कि उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। इसी तरह 1991 में जब यूक्रेन सेपरेट हुआ था सोवियत यूनियन से तो उनकी भी कोशिश थी कि उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। तो उस टाइम रूस और वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन पर प्रेशर डाला कि वो यूक्रेन को उसी टाइम रिकॉग्नाइज करेंगे अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स रूस को दे देगा। तो इस तरह अगर यूक्रेन को रिकॉग्नाइज ना किया जाता तो यूक्रेन किसी भी कंट्री के साथ अपनी ट्रेड नहीं कर सकता था। तो इसलिए यूक्रेन पे बहुत प्रेशर था इन वेस्टर्न कंट्रीज और रूस का। तो इस प्रेशर में आके उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रूस के हवाले कर दिए थे। किसी भी कंट्री के लिए इतना ईजी नहीं होता कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन किसी दूसरी कंट्री को दे। तो इसीलिए यूक्रेन ने एक मेमोरेंडम के तहत अपने ये न्यूक्लियर वेपन रूस को दिए थे और इस मेमोरेंडम को बुदापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस कहा जाता है। ये मेमोरेंडम उस टाइम की 3 सुपर पावर यूएसए, यूके और रशिया ने साइन किया। इस मेमोरेंडम में कहा गया कि ये सुपर पावर कभी भी यूक्रेन के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगी और मजीद इस मेमोरेंडम में कहा गया कि यूक्रेन को फौजी लिहाज से या इकोनॉमी के लिहाज से कभी भी थ्रेट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस मेमोरेंडम में और भी ममालिक बेलारूस और कागिस्तान भी शामिल थे, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ यूक्रेन और रूस की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम सिर्फ यूक्रेन को लेके ही चलेंगे। 1991 से लेकर 2014 तक यूक्रेन में कोई मेजर लड़ाई नहीं हुई। हल्के फुल्के कोई पॉलिटिकल इश्यूज होते रहे जो किसी भी कंट्री में होते हैं। असल लड़ाई तब शुरू हुई जब 2014 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टोर यानुकोविच ने यूक्रेनियन यूरोपियन एसोसिएशन एग्रीमेंट में साइन करने से मना किया। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के तहत यूक्रेन यूरोप के साथ फ्री ट्रेड कर सकता था, लेकिन चूंकि वो प्रेसिडेंट प्रो रशियन था तो उसने इस एग्रीमेंट पे साइन करने से मना कर दिया था। तो इसलिए इसके साइन ना करने की वजह से यूक्रेन में लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। हर जगह प्रेसिडेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसलिए उस प्रेसिडेंट को यूक्रेन छोड़ के भागना पड़ा और उसने रशिया में जाके बना ली। और उसी टाइम यूक्रेन में एक रेवोल्यूशन आई जिसे रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी का नाम दिया गया। अब जब यूक्रेन में प्रोटेस्ट हो रहे थे तो उसी दौरान रूस ने क्रीमिया पे कब्जा किया था। फरवरी 2014 में रूस ने क्रीमिया में अपनी फौज भेजी थी और मार्च 2014 तक वहां पे पूरा कब्जा कर लिया। लेकिन रूस ने इस चीज को हैंडल कैसे किया? एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, एक तरफ क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। तो इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बताता चलूं कि यूक्रेन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे लुहांस्क और डोनेट्स्क का एरिया है। वहां पे प्रो रशियन लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि हम रशिया के साथ रहें। अब दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है, लुहांस्क और डोनेट्स्क जो कि यूक्रेन का ही पार्ट है, उसके लोगों को यूक्रेन की आर्मी के खिलाफ खड़ा कर दिया ताकि यूक्रेन की आर्मी और उसके लोग आपस में लड़ते रहे और उसी दौरान फिर क्रीमिया पे मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लिया था रूस ने। दोस्तों, ये लुहांस्क और डोनेट्स्क में 2014 वाली लड़ाई आज तक जारी है। इस साल 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया तो उससे एक दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के बाद डोनेट्स्क और लुहांस्क के जो लीडर्स थे उन्होंने पुतिन को एक लेटर लिखा और उस लेटर में पुतिन से मदद मांगी गई यूक्रेन की आर्मी के खिलाफ। तो इस चीज को जवाब बनाकर रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था और ये हमला 3 साइड से किया था, क्रीमिया की तरफ से, बेलारूस की तरफ से और तीसरा यही लुहांस्क और डोनेट्स्क की तरफ से। तो 3 तरफ से रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया। लेकिन अगर वो लीडर्स रशिया को लेटर ना लिखते तो रशिया कभी भी यूक्रेन पे हमला ना करता।
क्योंकि यूएनओ के कुछ रूल्स हैं जिसके मुताबिक कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे बिला वजह हमला नहीं कर सकता। इन केस अगर वहां के लोग आपसे मदद मांगे अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए तो आप उनकी मदद के लिए जा सकते हैं। ऐसा ही रूस ने यूक्रेन में किया। रूस ने यूक्रेन में इन्वेड क्यों किया? ठीक है, इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोगों ने रूस से मदद मांगी थी, लेकिन जो इसकी मेन रीजन है वो ये है कि पिछले कुछ अरसा से यूक्रेन का ज्यादातर झुकाव यूरोपियन कंट्रीज की तरफ हो रहा है और यूक्रेन नेटो में भी शामिल होना चाहता है। लेकिन रूस यूक्रेन को कह रहा है कि वो नेटो को ज्वाइन ना करे, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करता है तो अमेरिका यूक्रेन में आके बैठ जाएगा और रूस जैसी सुपर पावर कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके पड़ोस में उसका दुश्मन मुल्क आकर बैठ जाए। दोस्तों, नेटो में 30 से ज्यादा ममालिक हैं। ये इत्तेहाद 1949 में हुआ था और इन 30 ममालिक में से अगर एक मुल्क पे भी बाहर से कोई मुल्क हमला करता है तो ये 30 मुल्क मिलकर उसको मारते हैं। और अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता है और आने वाले टाइम में यूक्रेन और रूस के दरमियान कोई जंग होती है, कोई लड़ाई होती है क्रीमिया को लेके, लुहांस्क और डोनेट्स्क को लेके, तो यूक्रेन फिर नेटो के 30 ममालिक के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग करेगा और इसलिए ये रूस किसी तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकता कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे। अब ये तो थे रूस के खदशात। अगर हम यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उनके क्या खदशात हैं, वो क्यों नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। यूक्रेन का मानना है कि रूस ने 2014 में क्रीमिया पे कब्जा किया था, अब लुहांस्क और डोनेट्स्क को भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो उनको खतरा है कि रूस आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। इसलिए इस डर की वजह से वो नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि वो अपने मुल्क की सॉवरेनिटी यानी मुल्क की सालमियत की हिफाजत कर सके। इन दोनों कंट्रीज के दरमियान जो जंग जारी है इसको तकरीबन 40 से ज्यादा दिन हो गए हैं और इस जंग बंदी के लिए अभी तुर्की मैदान में आया है और वो इनके दरमियान मुज़ाकरात करवाना चाहता है, पीस टॉक्स करवाना चाहता है। इन मुज़ाकरात में प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी डिमांड्स रखी हैं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अपनी डिमांड्स रखी हैं। अब देखना है कि पुतिन ज़ेलेंस्की की कितनी डिमांड्स मानता है और ज़ेलेंस्की पुतिन की कितनी डिमांड्स मानता है और ये जंग कितनी देर तक जारी रहती है।